गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ रन करेंगे फॉर द एट्थ क्लास के लिए वीडियो होगा। एंड टॉपिक जो इसके अंदर हम आज डील करेंगे दैट इज़ द प्रेशर। हम अपने पुराने वाले वीडियोस के अंदर ये टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेशर के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा था दैट इट स्टेज फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप कि आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, और अगर किसी को नहीं है तो वो पीछे जाके वीडियोस को दोबारा से देख सकता है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि फोर्स है मेरे पास और एरिया है। आई एम यूजिंग टू वर्ड्स। मैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, उनको ध्यान से देखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मेरे पास एक है वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप चाहो तो आप इन टर्म्स को कहीं अपनी नोटबुक्स पे लिख भी सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पे बात क्यों करी उसके बारे में समझते हैं। देखो, जब भी डायरेक्ट रिलेशन में बात करा जाएगा तो उसने ये कहा कि मेरा जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब डायरेक्ट संबंधों में है। अब किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन में है तो वो देखेंगे। सिंपली सी एक टर्म बोली है, अगर मेरा फोर्स यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो डायरेक्टली मेरे किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, वो प्रेशर को। मीन्स मेरा प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। और अगर सेम टर्म पे मैं बात करूँ कि भाई मेरा जो फोर्स है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसी वजह से मेरा प्रेशर भी क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। जब डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात करी जा रही है तो यही मतलब होता है दैट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटिंग इफ़ वन विल अफेक्ट द फिनोमिनन देन अदर फिनोमिनन विल ऑलवेज बी अफेक्टेड, ठीक है। देन दूसरी उसने क्या बोली है, मेरे को सेकेंड टर्म के बारे में उसने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में रिलेशन में है। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करेगा, मतलब एरिया इंक्रीज़ करेगा, तो मेरा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर मेरा जो है एरिया डिक्रीज़ करेगा तो मेरा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। आई गेस ना ये थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और बिल्कुल न्यू सरफेस ले आते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रेशर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के थ्रू, और प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन था मेरे एरिया से, ठीक है ना। अब इन्हीं सब चीज़ों को हमने बात करते हुए बोली थी ये चीज़ कि अगर मेरा फोर्स इंक्रीज़ करेगा तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, बट अगर मेरा जो है एरिया इंक्रीज़ करेगा तो मेरा प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब वाइसे वर्सा होता है ना, मतलब जब रिलेशन तो है पर वो उल्टा रिलेशन है, अपोजिट में जा रहा है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्सली। और जब हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तब मैं उसके बारे में बात करूँगी अपने डायरेक्ट रिलेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के अंदर तीन टाइप्स के मैटर होते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, ठीक है, और तीसरा क्या है मेरे पास, सॉरी ये गलती से आ गया, तीसरा है मेरे पास गैसेस। और ये तीनों ही जो हैं एक एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सॉलिड भी एक्सर्ट करता है, लिक्विड भी एक्सर्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम गैसेस भी एक्सर्ट करेगा। किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। डिवाइड कर देते हैं अपने पूरे कॉलम्स को दो पार्ट्स में, ए और बी। अब यहाँ से वन बाय वन एक एक स्टेप को करते हुए चले जाएंगे। मेरे पास एक टेबल थी और मैंने दोनों सेम टेबल ली, दोनों का वेट, मास, इंडेक्स जो बोलते हैं, डायमेंशंस वगैरह वो सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी ये तो बिल्कुल क्लीन हो गया, मैं दोबारा से बना देती हूँ। यहाँ पे टेबल्स हमने रखी हुई थी और एक को हमने ए मेंशन किया था और दूसरे को हमने बी मेंशन किया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा एग्जैक्टली, जस्ट सी ओवर देयर, मैंने यहाँ पे ब्रिक्स रख दी हैं। मैंने एक ब्रिक रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी, पांचवी रखी। आई हैव पुट इट 5 ब्रिक्स, मैंने 5 ब्रिक्स को रख दिया और मैंने इन 5 ब्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे में रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रखा है मतलब एक स्लैब बन गई है। अब एट द सेम टाइम मैंने बी वाले के ऊपर भी ब्रिक्स रखी हैं, पर मैंने बी वाले के ऊपर क्या करी है, मैंने एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखी है, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी, एंड देन पांचवी रख दी। अगर आप नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे भी 5 ब्रिक्स यूज़ करी हैं, मैंने यहाँ भी 5 ब्रिक्स यूज़ करी हैं। बट सम वन एंड सम सिंपल उसने मुझे बोला कि भाई यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कवर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कम कवर हो रहा है।
अगर हम वही अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज़ अगर हम अपना देखते हैं तो हमने बात करी थी सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया यहाँ पे देखो ए वाले पार्ट में क्या हो गया, मेरा सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज़ हो गया। अगर सरफेस एरिया मेरा इंक्रीज़ है तो मेरा प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए केस में प्रेशर जो है मेरे पास वो कम आ जाएगा। बट बी केस में देखा, यहाँ पे सरफेस एरिया तो छोटा सा ही है, और जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से मेरी चीज़ें काम करती हैं, इस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई करेगा। द मोर द प्रेशर लेसर विल बी द एरिया एंड हायर विल बी द फोर्स, ठीक है। एंड इफ डिक्रीज द, जो है मैंने उससे सिंपल चीज़ बोली, इफ द प्रेशर विल बी लेस देन फोर्स विल ऑल्सो बी लेस, बट इन रिटर्न एरिया विल बी हायर, मेरा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिले होंगे। देखा होगा कि भाई एक ब्लेड होती है, ब्लेड का सरफेस एरिया बिल्कुल थिन होता है, बहुत पतली सी ब्लेड होती है, ठीक है। और वो पतली सी ब्लेड जैसे ही किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लगती है तो उसको वो बिल्कुल टीयर कर देती है, फाड़ देती है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एट द सेम टाइम नाइफ भी इसी प्रिंसिपल के साथ काम करता है, ठीक है। नाइफ हो गया, पेन हो गया, देन हमारे पास ड्राइंग पिन्स होती हैं, ड्राइंग पिन्स ले लो या सेफ्टी पिन्स ले लो या ऑल पिन्स ले लो, ये सारे के सारे इसी बेसिक फिनोमिनन पे काम करेंगी कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया कम होगा। अब आते हैं सेकंड टाइम पे कि आपके बैग्स होते हैं, जो आप जो स्कूल बैग्स लेके जाते हो, उनमें दो तरह के बैग्स आते हैं। एक की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो जो है मेरे पास, एक की स्ट्रिप्स पतली होती हैं और कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रैप्स जो है मोटी होती हैं। कभी आपने शायद ही वंडर किया होगा, जो मोटी स्ट्रैप्स होती हैं वो वर्कलोड, जो मेरे पास फोर्स है वो कम अप्लाई करेंगी सिंस इट इज़ हैविंग अ लार्जर एरिया, और जो पतली स्ट्रिप्स होती हैं वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती हैं बिकॉज ऑफ द लेसर एरिया इट इज़ कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये सारी कुछ फिनोमिनन्स थे, आप अपने डेली लाइफ के आसपास भी देखो, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको जो है प्रेशर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने घरों में भी देखोगे ना तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब आते हैं दूसरे टर्म्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि प्रेशर जो है अगर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अब तक हमने सॉलिड्स में बात करी, अब हम बात करते हैं प्रेशर लिक्विड्स में किस तरह से काम करेगा। देखो, हम अगर नॉर्मली देखें तो लिक्विड के पास कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, यही होता है लिक्विड बेसिकली, ठीक है। अब लिक्विड किस तरह से जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वही चीज़ देखनी है। मेरे पास एग्जैक्टली 4 डायरेक्शंस हैं, एक मेरे पास ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई और साउथ हो गई, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शंस ना देखें, हम दूसरी नॉर्मल लेमन इंग्लिश में देखें तो ये वाली जो मेरे पास है ये साइडवेज डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये वाली अपवर्ड और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब मेरा जो लिक्विड है वो 4 डायरेक्शंस में जो है फोर्स अप्लाई करता होगा। और 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहली तो मेरे पास हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी उसने, दूसरी उसने कैसे करी है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी, तीसरी उसने कैसे करी हैं, साइडवेज कर दी, और साइडवेज के अंदर वो ईस्ट में भी करेगा और एट द सेम टाइम वो वेस्ट में भी करेगा। तो ये 4 मेरे पास थे कि मेरा जो लिक्विड है वो किस तरह से करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और अपने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है किस तरह से जो है मेरा जो लिक्विड है वो कैसे काम करेगा। देखो, अब इससे बहुत सिंपल सा है, मैंने कहीं पे बुक्स में ही पढ़ा था और बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी थी। फॉर एग्जांपल मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं, 1, 2 और 3। मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स के नीचे जो है मैंने एक रबर का बल्ज लगा दिया, ठीक है। रबर का बल्ज लगाने का मतलब क्या है कि भाई मैंने कोई भी बलून ले लिया, बलून को मैंने फाड़ दिया और मैंने बलून की कवरिंग कर दिया नीचे से। यहाँ पे सिंपल ले लो, बलून है, मैंने टेस्ट ट्यूब के नीचे बलून लगा दिया, ठीक है, और मैंने टेस्ट ट्यूब को नीचे से ब्रेक कर दिया सो दैट वाटर कैन एंटर इनटू दी बलून, बलून के अंदर वो जो वाटर एंटर कर सकता है। नेम कर दिया मैंने अब इसको, और नेम करने के बाद मैंने क्या बोला, मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब 1 बाय 1 मैंने क्या देखा, भाई मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया, मैंने लिक्विड डाला, लिक्विड डालने के बाद मेरा बलून जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर बल्ज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। अब बी वाले में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। अब ज़्यादा पानी डाला तो इसका जो बलून था वो थोड़ा सा और भाई और अच्छे से फ्लफ अप हो गया, पानी उसमें अच्छे से भर गया। और तीसरे में अगर मैं ज़्यादा वाटर डाल रही हूँ तो मेरा जो है बलून वो मैक्सिमम डायरेक्शंस में वो नीचे की तरफ गया।
मीन्स अगर आप यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे बलून छोटा, देन मेरे पास थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और देन नीचे मेरे पास और इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे सिंपली उसने क्या बोला है, टर्म्स के बारे में बात करी जाए तो उसने कहा कि भाई ए में सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर कम लग रहा है, बी में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और सी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। क्यों? बिकॉज सी में लिक्विड की जो अमाउंट थी सबसे ज़्यादा थी। तो लिक्विड की अमाउंट डायरेक्टली जो है अफेक्ट करेगी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। और जितना कम पानी उतना जो है मेरे पास प्रेशर कम हो जाएगा और जितना ज़्यादा पानी उतना ही मेरा प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेरी थी अब तक की एक्टिविटी। देन दूसरे वाले के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरा जो लिक्विड है वो साइडवेज डायरेक्शन में किस तरह से जो है काम करता है। देखो, साइडवेज डायरेक्शन को दो पार्ट से करेंगे, ठीक है ना। अब एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे है सेम डेप्थ पे, ठीक है। इसको टॉपिक को देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है पानी के थ्रू तो सेम डेप्थ पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा। बहुत इजी सा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। आपकी नॉर्मल सी जो चीज़ें होती है ना घरों पे जो होती है आपके आसपास, उसी को ले रहे हैं। भाई मेरे पास एक पानी की टंकी है, छत पे रखी हुई है, ठीक है, ब्लैक कलर की टंकी होती है। और अगर आपने कभी उस टंकी को देखा हो, उस टंकी के अंदर ना मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ को देखेंगे और इसी में मेरे दो कंसेप्ट्स पूरे हो जाएंगे इसके अंदर बहुत आसानी से। देखो, एक मेरे पास मैंने ये वाला मार्जिन ले लिया। इस वाले मार्जिन पे मैंने देखा कि अब मैंने क्या करा ना, मैंने इस जो है जो मेरी ये टंकी है इसके अंदर मैंने 3 होल्स कर दिए। मैंने क्या करे हैं यहाँ पे, मैंने 3 होल्स कर दिए, एक यहाँ होल कर दिया, एक यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से पानी उतना ही आ रहा है, मतलब तीनों जगह से पानी उतने ही सेम प्रेशर पे बाहर आ रहा है जितना मेरा ए से बी से या तीनों, मतलब जब मेरी डेप्थ सेम होगी, क्या होगी मेरी, जब डेप्थ सेम होगी तो सेम डेप्थ पे जो मेरा प्रेशर होगा, भले चाहे वो कितने भी अलग जगह पे हो, कितने भी अलग एरिया पे हो, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये बात याद रखनी है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ ऊपर वाले पे अप्लाई करती तो ऊपर वाले इस वाले लेवल पे जो मेरा वाटर लेवल था वो इक्वल ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑल टुगेदर दी दैट कैबिनेट। उस कैबिनेट के अंदर वो पूरी तरह से सेम डायरेक्शंस पे सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट के बारे में बोलते हैं कि भाई अगर मैंने क्या करा, मैंने डेप्थ चेंज कर दी है। मैंने क्या करा, डेप्थ चेंज कर दी और यहाँ पे मैंने टर्म काट के मैंने बोला यहाँ पे मैं काट देती हूँ और डेप्थ मेरे पास क्या थी, वो डिफरेंट थी, ठीक है। डिफरेंट डेप्थ किस तरह से वो देखेंगे। एक ए थी मेरे पास, एक मैंने डेप्थ ले ली बी और एक मैंने डेप्थ ले ली अपनी सी। ये 3 मैंने ले लिया और मैंने तीनों ही एरियाज़ पे क्या करा, मैंने यहाँ भी होल कर दिया, मैंने यहाँ भी होल कर दिया और मैंने यहाँ होल कर दिया। 3 जगह पे मैंने अलग अलग होल कर दिया। और जब 3 जगह पे देखा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरा ए वाली पे अप्लाई हो रहा था, फिर मेरा बी वाले पे अप्लाई होता और सी वाली पे जो प्रेशर था वो बहुत कम था, ठीक है। मींस प्रेशर जो है वो मेरी हाइट के और डेप्थ के साथ रिलेशन में रहता है। जितनी मेरी डेप्थ इंक्रीज़ करेगी उतना ही मेरा जो है प्रेशर क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जितनी ही मेरी हाइट इंक्रीज़ करेगी या मेरी जो है डेप्थ डिक्रीज़ करेगी उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये बहुत जो है आपने घरों में भी देखा होगा, जिनके घर जो होते हैं, जिनका फ्लैट जो होता है वो 4th-5वीं मंजिल पे होता है, तो जब हम मोटर ऑन करते हैं तो पानी ऊपर जाने में प्रेशर जो है कम हो जाता है, पर एट द सेम टाइम जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे प्रेशर पानी का बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा मेरे पास। अब यही चीज़ आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व करी होगी, जो स्विमर्स होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, स्विमर्स नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे उनको ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, बट एट द सेम टाइम ऊपर के सरफेस पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। तो एज़ वी गो डाउन टू द सी लेवल या वाटर लेवल तो प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 हो गए। चौथे के बारे में हमने बात करनी है कि भाई अब जो मेरा प्रेशर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगता है, और जब मेरा वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं थर्स्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्स्ट, ठीक है। तो इन दैट केस प्रेशर का मेरा फार्मूला क्या हो जाता है, थर्स्ट अपॉन में एरिया, कि कितना थर्स्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है मेरे पानी के थ्रू या वाटर के थ्रू अपना अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यू टर्म आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी
बोएंसी। एक सेकेंड मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस टर्म में हम क्या बोलते हैं, बोएंसी, ठीक है। तो बोएंसी क्या है, बोएंसी एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बोएंसी, और ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर पाता है। क्या कर पाता है, मेरा सी लेवल के ऊपर फ्लोट कर पाता है। अभी इन्होंने बोल तो दिया कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, पर कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को सिंक होने नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा जो लिक्विड है वो भी एक अपवर्ड थर्स्ट अप्लाई कर रहा है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जितना मेरा जो है, अगर फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा तो वो नहीं डूबेगा। बट अगर मेरा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा हो जाता है ड्यू जो है थर्स्ट की वजह से, या जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो जो है मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब इसी को देख लेते हैं। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब तो बीकर ले लिया, ठीक है। और उस बीकर में हमने क्या करा है, उस बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। और इस बीकर के अंदर मैंने एक अपना कॉइन फेंका है, 5 रुपीज़ का कॉइन फेंका है। अब एक 5 रुपये का कॉइन जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे इसलिए आ जाएगा बिकॉज इसका जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बट अगर एट द सेम टाइम में 5 रुपीज़ का कॉइन, जो दूसरा मैंने क्या करा है, मैंने प्लास्टिक की कैप फेंकी, प्लास्टिक का बॉक्स ले लो या प्लास्टिक की कैप फेंकी, और ये मेरे पास क्या कर रहा है, फ्लोट कर पा रहा है। क्यों फ्लोट कर पा रहा है, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो कम है, और इसका जो फोर्स है वो क्या है, कॉइन का फोर्स ज़्यादा है। अगर कॉइन का फोर्स ज़्यादा होगा तो वो मेरे अपवर्ड थर्स्ट को टॉलरेट कर नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो वो नीचे सिंक हो जाएगा। मतलब अपवर्ड थर्स्ट से ज़्यादा जो है प्रेशर वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर कोई जो है अपवर्ड प्रेशर को या अपवर्ड थर्स्ट को टॉलरेट कर लेता है तो वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है आसानी से। सो अब तक की तो ये कहानी थी कि किस तरह से जो है गैसेस जो है अप्लाई करती हैं, लिक्विड किस तरह से अप्लाई करती हैं। लास्ट मेरा रह रहा है गैशियस। बहुत इजी है ये, बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है। देखो, अब सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो मेरे पास एक ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाले लेयर पे हम लोग रह रहे हैं, इस वाले लेयर पे रह रहे हैं। और जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है गैसेस का, और उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी है हमारे लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, क्योंकि ऊपर जो है ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है ऑक्सीजन बन जाती है। अब जैसे जैसे देखो, अब ये मेरे पास जो है ऊपर वाला एरिया ये आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है। अगर आप स्पेस में जाओगे, सिंस ऑक्सीजन जो होती है वो हैवियर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो हैवियर गैस है, और हैवियर गैस जो है हमेशा मेरे सरफेस के पास रहेगी। ऊपर जितना जाओगे मेरी वहाँ पे कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन बहुत सही है। और यही एक रीज़न है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बट ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आपने एल्टीट्यूड्स के बारे में सुना होगा कि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। वैष्णो देवी के मंदिर जा रहे हो ना, बहुत लोग होते हैं उनको वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। हिल स्टेशन जा रहे हो तब भी ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाती है, पूरा फेस रेड हो जाता है ना। तो ये सारे क्यों हो जाता है, नौजिया हो जाता है, डिजीनेस फील होती है, ये सारी की सारी एल्टीट्यूड सिकनेस बोली जाती है। मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोगों को वहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि जो हायर एरियाज़ पे, हिली एरियाज़ पे रहते हैं, उनकी आइज़ थोड़ी सी चिंकी होती हैं। आप बोलते हो ना दैट आइज़ जो है वो बिल्कुल टैपर्ड है, पॉइंटेड है, इस वजह से। सो यही रीज़न था। देन यहाँ पे अब बात करेंगे, देखो जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब एयर एक्सर्ट करेगा तो उसको हम पास्कल में बोलते हैं, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। मैंने बताया भी है शुरू में। तो यही सब चीज़ें थी, 1 पास्कल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी कुछ न्यूमेरिकल्स पे, आ जाते हैं 1 बाय 1 और देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला, अ फोर्स अप्लाई हो रहा है, अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ दिस नॉर्मली, व्हाट वुड बी द थर्स्ट एंड प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स इतना एक्सर्ट हो रहा है, एरिया उसने दे दिया, सेकंड क्या निकालना है, थर्स्ट, और उसके बाद निकालना है प्रेशर, ठीक है। और मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया है कि मेरा जो थर्स्ट
एक सेकेंड, मेरा जो थर्स्ट होता है वो मेरे फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल। तो थर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से? 1200। अब प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, और आइदर यू कैन से थर्स्ट अपॉन में एरिया। आपको दोनों की वैल्यूज़ पता है, दोनों की वैल्यूज़ आप अलॉट करोगे, लगाओगे, तो यू विल हैव दी आंसर। और इसके आंसर्स मैं चाहूँगी कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके मेंशन करो। मैं हर एक बच्चे को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि इस का या इस पर्सन का रिप्लाई मेरे पास आया था। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला है, एक एलिफेंट है, द एलिफेंट वेज 20,000 न्यूटन, स्टैंड ऑन 1 फुट ऑफ एरिया, दिस हाउ मच प्रेशर इट वुड बी एक्सर्टेड। ये भी सेम फार्मूला है, फोर्स उसने दे दिया, एरिया आपको आ गया है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप वैल्यूज़ को पुट आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यूज़ को पुट कर दो, मेरे पास 20,000 अपॉन में क्या था? 1000, यही था। 3 0 से 3 0 कट गई जाएगी, तो मेरे पास कितना प्रेशर हो जाएगा? 20। कितना प्रेशर होगा? 20 पास्कल का प्रेशर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको दिक्कत होती है कि भाई वो जो है यूनिट्स नहीं याद कर पाते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, इट इज़ द बेस्ट वे। भाई फोर्स की यूनिट्स कितनी थी? फोर्स की यूनिट कितनी दे रखी है? एरिया की यूनिट कितनी दे रखी है? बहुत ईजी है। देखो फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, और एरिया की यूनिट कितनी थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो है प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर -2। -2 क्यों आया? बिकॉज ये इन्वर्स में था। ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं लगाना चाहते हो तो ये बीच में स्लैश लगा दो। इस तरह से भी आप यूनिट्स को निकाल सकते हो, कन्वर्जन्स कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ दिस एंड एरिया इज दिस। सो दिस इज ऑल्सो सेम न्यूमेरिकल है, आप लोग कर लोगे इसको भी। फोर्थ वाले पे आते हैं, प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, प्रेशर जो है गैस का जो मूवेबल पिस्टन है वो कितना है? 300 पास्कल। अब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है या वो थर्स्ट की वैल्यू दे रखी है, वो मुझे यूनिट से भी पता चल जाएगा। देखो यूनिट में पास्कल लिखा है, और पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल हमेशा प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रखी है मेरे पास? प्रेशर कितना दे रखा है? 300 पास्कल दे रखा है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। एरिया आ गया, एरिया ऑफ पिस्टन इज दिस, मुझे क्या मिल गया है? एरिया। मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। बहुत ईजी सा है ये। किस तरह से निकालोगे आप? वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें से आपको प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, P मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू F। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ओवर देयर, अ स्विमिंग पूल है जिसकी विड्थ 9 मीटर्स है। ठीक है, एंड लेंथ मेरे पास 24 मीटर्स है, फिल्ड विद द वाटर ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस। कितनी डेप्थ में वो फिल हो रखा है? कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द पोल ड्यू टू द वाटर। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ये मैं मानती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, यही निकालना है एग्जैक्टली आपको, देखा जाए तो। और अब देखो उसने सिंपल सी चीज़ क्या बोली है, बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम पे डेप्थ पे कितना जो है लग रहा होगा, तो एरिया निकालना है। अगर आप देखो तो स्विमिंग पूल ना ये रेक्टेंगल का सरफेस ले लिया, कैसे? विड्थ 9 की हो गई। ठीक है, लेंथ कितनी है? 24, और बॉटम उसने बोल दिया, मतलब हाइट भी उसने बता दी कहीं ना कहीं मुझे। तो ये स्विमिंग पूल जो है क्यूबॉइडल सरफेस में आ गया, और जब क्यूबॉइड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो आप ये सिंपल सी टर्म लिख सकते हो, F अपॉन दिस। यहाँ पे सिर्फ आपको एरिया की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू को आप F ही लिख के छोड़ सकते हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे उसने फोर्स के बारे में नहीं बताया कि आपको इतना फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, देन ये क्वेश्चन शायद से आपको विजिबल हो, शायद से ना भी हो, पर देख लेते हैं। मैं आप रीड आउट कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस। देखो 2 फोर्सेस हैं, 200 न्यूटन्स एंड 300 न्यूटन्स, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, भाई एक मेरे पास ए था और इसने कितना लगाया है? 200 न्यूटन्स का लगा दिया,
और बी है उसने कितना लगाया है 300 न्यूटन्स का। अब बोल दिया है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल। भाई एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो टोटल क्या आ रहा है इन दोनों का, दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों के प्लस कर दोगे तो यू विल हैव द वैल्यू, टोटल आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 500 न्यूटन्स का फोर्स इस ऑब्जेक्ट ने लगाया होगा। सो यही था अब तक का मेरा प्रेशर वाला टॉपिक। सो अब मेरा जो चैप्टर है यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है। सो आपने जो चैप्टर पढ़ा है यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द न्यूमेरिकल वाइज, फ्रॉम द कंसेप्ट वाइज, आपके डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करते रहो आगे। और यस, अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो ये वीडियोस जो आपके स्कूल में नहीं है। नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ आपके स्कूल के फ्रेंड्स देखें, आप अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ या अपने जो है रिलेटिव्स भी अगर आपके एज के हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। एंड यस, आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप वहाँ पे लिख के दे सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि मेरी ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और अगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं भी होगी तो एटलीस्ट आपको दिक्कत तो नहीं दे रही होगी, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।